हेलो फ्रेंड्स, माइंड की कंडीशनिंग के धन के ब्लूप्रिंट में हमने जाना कि हम किस तरह से हम 3 तरीकों से अपने माइंड की कंडीशनिंग कर सकते हैं। पहला था हमारा शाब्दिक प्रोग्रामिंग कि किस तरह से हम अपने शब्दों से जो हमने वाक्य सुने थे उससे हम अपने माइंड की कंडीशनिंग किस तरह से कर सकते हैं। और हमारा दूसरा प्रभाव है मॉडलिंग यानी कि अनुसरण। दोस्तों, जिस दूसरे तरीके से हमें कंडीशन किया जाता है वह है मॉडलिंग यानी कि अनुसरण। जब आप बड़े हो रहे हैं तो पैसे के मामले में आपके माता पिता या अभिभावक कैसे थे? क्या उनमें से एक ने या दोनों ने अपने धन का अच्छा प्रबंधन किया था या बुरा? वे फिजूल खर्च थे या मितव्ययी? वे चतुर निवेशक थे या निवेश ही नहीं करते थे? वे जोखिम लेने वाले थे या सुरक्षित मानसिकता वाले थे? उनके पास पैसा टिका रहता था या फिर पैसे के मामले में हमेशा उतार चढ़ाव का सिलसिला उनका चलता रहता था? आपके परिवार में पैसा आसानी से आता है या फिर इसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ता था? पैसा आपके परिवार में खुशी का स्रोत था या फिर इसे लेकर हमेशा बहस होती रहती थी? यह जानकारी महत्वपूर्ण क्यों है? शायद आपने यह कहावत सुनी होगी कि बंदर जैसा देखते हैं वैसा ही करते हैं। दोस्तों, इंसान भी ज़्यादा पीछे नहीं है। बचपन में हम हर चीज अनुसरण से ही सीखते हैं। हालांकि हम में से ज़्यादातर लोग इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहेंगे, लेकिन एक पुरानी कहावत में काफ़ी सच्चाई है। सेब पेड़ से ज़्यादा दूर नहीं गिरता है। इससे मुझे एक औरत की कहानी याद आती है जो डिनर के लिए हैम पकाते समय उसके दोनों सिरे काट देती थी। एक दिन यह देखकर उसका पति हैरान रह गया और उसने पूछा कि तुम दोनों सिरे क्यों काटती हो? पत्नी का जवाब था, मेरी माँ भी इसी तरह पकाती थी। संयोग की बात है कि उस दिन उस औरत की माँ डिनर के लिए उस रात को उनके घर आ रही थी। उन दोनों ने उनसे पूछा कि वे हैम के दोनों सिरे क्यों काटती हैं। तो माँ का जवाब था, मेरी माँ इसी तरह पकाती थी। यह सुनकर उन दोनों ने नानी से फोन पर पूछने का फैसला किया और पूछा कि वे हैम के दोनों सिरे क्यों काटती थी। तो उनकी नानी का जवाब था, क्योंकि मेरी कढ़ाई बहुत छोटी थी। सबक यह है कि आमतौर पर हम धन के क्षेत्र में अपने माता या पिता या दोनों के तालमेल के अनुरूप होते हैं। उदाहरण के लिए मेरे डैडी उद्यमी थे। वे भवन निर्माण के व्यवसाय में थे। वे हर प्रोजेक्ट में 1 दर्जन से लेकर 100 मकान तक बनाते थे। हर प्रोजेक्ट में ढेर सारा पैसा लगाना पड़ता था, तो डैडी की सारी जमा पूंजी लगा देते थे और बैंक से भारी कर्ज ले लेते थे। हम तब तक कड़के ही रहते थे जब तक कि सारे मकान बिक नहीं जाते थे और नकद नहीं आ जाता था। तो परिणाम स्वरूप हर प्रोजेक्ट के शुरू होते समय हमारे पास पैसा नहीं रहता था और हम गले तक कर्ज में डूबे रहते थे। जैसा कि आप अंदाजा लगा सकते हैं, इस दौरान डैडी का मूड कोई खास अच्छा नहीं रहता था और ना ही वे उदारता के मूड में रहते थे। अगर मैं उनसे चवन्नी की भी कोई चीज मांगता था तो हमेशा उनका जवाब होता था, मैं किस चीज से बना हूं? पैसे से? क्या तुम पागल हो गए हो? जाहिर है मुझे एक ढेला भी नहीं मिलता था, बल्कि मुझे दोबारा मांगने के बारे में सोचना भी मत कहती कोप दृष्टि मिलती थी। मुझे यकीन है आपको भी कभी ना कभी इसी तरह का अनुभव जरूर हुआ होगा। यह सिलसिला 1-2 साल तक चलता था, जब तक कि मकान अंततः बिक नहीं जाते थे। फिर हमारे घर पैसों की बरसात होने लगती थी। अचानक डैडी बिल्कुल बदल जाते थे। वे खुश, दयालु और बहुत उदार हो जाते थे। वे आकर मुझसे पूछते थे कि क्या मुझे कुछ पैसे चाहिए? तो मेरे मन में तो आता था कि मैं उन्हें उनकी कोप दृष्टि वापस लौटा दूं, लेकिन मैं उतना मूर्ख नहीं था। इसलिए मैं बस आंखें मटकाकर कह देता था, हाँ डैडी, थैंक यू। फिर हमारी जिंदगी अच्छी तरह से चलती थी, जब तक कि वह भयंकर दिन नहीं आ जाता था जब डैडी घर आकर यह घोषणा करते थे, मुझे एक अच्छी जमीन मिल गई है, हम वहां पर मकान बनाने जा रहे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, यह सुनकर मैं कहता था, बहुत बढ़िया डैडी, शुभकामनाएं। हालांकि मेरा दिल डूब जाता था, क्योंकि मैं जानता था कि इसके बाद जीवन कितना संघर्षपूर्ण होगा। यह सिलसिला मेरी 6 साल की उम्र से लेकर तब तक लगातार चलता रहा जब मैंने 21 साल की उम्र में हमेशा के लिए अपने माता पिता का घर नहीं छोड़ दिया। फिर यह सिलसिला थम गया था, कम से कम मुझे ऐसा ही लगा था। 21 साल की उम्र में मैंने पढ़ाई पूरी की और जैसा आपने अंदाजा लगा लिया होगा, बिल्डर बन गया। मैं प्रोजेक्ट वाले कई अन्य व्यवसायों में भी गया। ना जाने क्यों थोड़े पैसे कमाने के कुछ समय बाद ही मैं दोबारा कड़का हो जाता था। मैं दूसरे बिजनेस में छलांग लगा देता था और खुद को दुनिया के शिखर पर समझने लगता था।
लेकिन साल भर बाद ही मैं फिर से खाई में पहुंच जाता था। उतार चढ़ाव का यह सिलसिला लगभग 10 साल तक चलता रहा। तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि शायद समस्या मेरा चुना हुआ बिजनेस नहीं है, मेरे चुने हुए पार्टनर भी नहीं हैं, मेरे कर्मचारी, अर्थव्यवस्था की स्थिति या अच्छी स्थिति में छुट्टी मनाने या आराम करने का मेरा निर्णय नहीं है। मैं आखिरकार पहचान गया कि शायद मैं अचेतन रूप से अपने डैडी की उतार चढ़ाव भरी आमदनी के पैटर्न को दोहरा रहा था। तो मैं बस ईश्वर का शुक्रिया अदा कर सकता हूँ कि मैंने वह सीख लिया जो आप इस पुस्तक पे सीख रहे हैं। मैं खुद को रिकंडीशन करके इस उतार चढ़ाव भरे मॉडल से बाहर निकला और मैंने लगातार बढ़ने वाली आमदनी हासिल की। आज जब सब कुछ अच्छा चल रहा है, तब भी मेरे मन में व्यवसाय बदलने और इस प्रक्रिया में खुद का नुकसान करने की मेरी सनक कभी कभी उठती है। लेकिन अब मेरे मस्तिष्क में एक और फाइल है जो इस भावना को देखकर कहती है, अपनी बात रखने के लिए धन्यवाद। अब आप दोबारा अपने काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो दोस्तों, देखा किस तरह से हम अपने माइंड की कंडीशनिंग अनुसरण द्वारा कर सकते हैं। गुड बाय दोस्तों।